हेलो फ्रेंड्स। तो इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं प्रियम्बल की। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens। आगे इसकी बात करेंगे, याद मुझे पूरा भी है, टेंशन वाली बात। अब प्रियम्बल को समझने से पहले हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि प्रियम्बल एक्चुअली में है क्या। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक इंट्रोडक्शन है। अब अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है, तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो वो लंबा तरीका, यानी कि हमें 1 से लेकर 395 प्रोविजंस पढ़ने होंगे, और दूसरा तरीका हमारे पास है कि हम प्रियम्बल पढ़ लें, एक सिंगल पेज। वो सिंगल पेज हमें ये बता देगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहना क्या चाह रहा है। हम कोई भी प्रोविजन उठा के देख लें, आर्टिकल 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 323A, B जो ट्राइब्यूनल्स के हैं, या 324 जो कि हमारा इलेक्शन से है, 360 इमरजेंसी है। कोई भी प्रोविजन आप उठा के देख लीजिए, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है उन बातों से रिलेटेड होगा जो प्रियम्बल में लिखी गई हैं। या वो जस्टिस हो सकता है, या वो इक्वालिटी हो सकती है, या वो फ्रेटर्निटी हो सकती है, या वो आपका लिबर्टी हो सकती है। तो हर जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रियम्बल से रिलेटेड है, और इसीलिए प्रियम्बल एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे इसको नाम दिया गया है, किसी ने इसको सोल बोला है, किसी ने इसको समरी बोला है, एसेंस बोला है। आप पढ़ाई करने के बाद अपना सीवी बनाते हैं, कंपनी में जाते हैं, और वो सीवी ही आपकी बेसिक पहचान होता है। सामने एचआर के पास ये ऑप्शन तो है नहीं कि भैया आपको घर ले जाए, 10-15 दिन आपसे काम करवाए, 2-4 महीने काम करवाए, फिर देखे। वो इंटर्नशिप की अलग बातें हो जाती हैं। तो यहाँ पर वो सीवी ही बेसिकली, और जो 2-4-15-20 मिनट का आपका इंटरेक्शन होता है, वो बताता है कि आप आगे किस तरीके से काम करेंगे। ठीक इसी तरीके से ये प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता देता है। अब अगर एटाइमोलॉजी की बात करें, जी हाँ, तो एटाइमोलॉजी किसी भी कॉन्सेप्ट की समझने में बहुत मदद करती है। चाहे हम फेडरेशन की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें। फेडरेशन में हमने देखा टू अलाइ विद एग्रीमेंट, फेडरेशन जहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स एग्रीमेंट कर साथ में आते हैं। डेमोक्रेसी, डेमोक्राटिया की भाई लोगों का रूल। तो ये एटाइमोलॉजी जब हम समझ लेते हैं तो आगे आने वाले काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ईजिली हमारी समझ में आ जाते हैं। ठीक उसी तरीके से प्रियम्बल जो है, हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना है, प्री और एम्बुलर। प्री बिफोर, प्रायर, जैसा हमें समझ में आता है, और एम्बुलर का मतलब होता है चलना। तो इसका मतलब है टू वॉक बिफोर। टू वॉक बिफोर किससे? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो बहुत ऑब्वियस है, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले चलेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, इसीलिए इसको हमने लिख दिया। तो कितना ईजी से अब हमें समझ में आ गया कि प्रियम्बल का नाम प्रियम्बल क्यों पड़ा। अब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वो सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था जिसने कि प्रियम्बल को अपनाया। पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जिसने कि प्रियम्बल को अपनाया। अब क्या ऐसा था कि इससे पहले प्रियम्बल की बात नहीं होती थी? तो इसके लिए हमें चलना होगा इंग्लैंड की तरफ। 1600 के आसपास, 1600 के आसपास इंग्लैंड बनाएगा एक हेबियस कॉर्पस एक्ट। 1600 के आसपास इंग्लैंड बनाएगा बिल ऑफ राइट्स। हेबियस कॉर्पस, जब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग रिट्स की, तब हेबियस कॉर्पस हमें वहाँ देखने को मिलेगा। या आपने मूवी देखी हो दृश्यम, तो उसमें अजय देवगन साहब कहते हैं कि उन बूढ़े व्यक्ति से जिनके लड़के को पुलिस ने अपने पास रखा होता है कि बाबूजी आप हेबियस कॉर्पस डाल दीजिए। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि कहीं भी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, कोई भी कहीं भी आदमी जिसको रखा हुआ है, ज़बरदस्ती गिरफ्त में रखा हुआ है, उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाए। तो इंग्लैंड इस तरीके का एक्ट बनाएगा 1600 के आसपास, और उसमें एक प्रीफेटरी टेक्स्ट लिखेगा, एक प्रेफेस लिखेगा कि अ लॉ टू सेव द पर्सन फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट बियॉन्ड द लॉस, यानी समंदर के पार किसी भी पर्सन को कैद से बचाने के लिए। ये ऐसा उसने प्रोफेटरी टेक्स्ट लिखा। जब बिल ऑफ राइट्स वो बनाएगा 1689 के आसपास, तब वो उसमें लिखेगा ऐसा ही प्रोफेटरी टेक्स्ट। तो इससे पहले, इस अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से पहले ऐसे प्रीफेटरी टेक्स्ट हमें देखने को मिल रहे थे। लेकिन अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन वो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जिसने प्रियम्बल को अपनाया, और इन्होंने लिखा वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जैसे हमने लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। जब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल बना
तो क्योंकि ये एक फेडरेशन था, सभी स्टेट्स मिलकर साथ में आए थे, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखने को मिलता है कि इन्होंने लिखा कि वी द पीपल ऑफ अलग अलग स्टेट्स के नाम लिखे इन्होंने। वो जो कॉलोनीज अंग्रेज़ों ने बनाई थी उन कॉलोनीज़ का नाम वहाँ पर लिखा गया कि वी द पीपल ऑफ दिस दिस दिस। बाद में इन स्टेट्स के नाम को रिप्लेस कर दिया गया वी द पीपल ऑफ अमेरिका। और इस बात का अपोजिशन भी हुआ कि जो हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ है स्टेट्स के बीच में, आप उसको कैसे बाईपास कर रहे हैं, आप कैसे वी द पीपल ऑफ अमेरिका लिख रहे हैं, आपको स्टेट्स ही लिखना चाहिए। लेकिन फाइनली जो है वी द पीपल ऑफ अमेरिका पर बात आ गई। और एक बहुत अच्छी बात जो अमेरिका के प्रियम्बल की है वो ये है कि इस बात पर डिस्कशन हुआ कि हमें जो है प्रीफेस या प्रियम्बल जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का वो किस तरीके से तैयार करना चाहिए। तो वहाँ पर लोगों ने ये राय दी कि ये कोई फिलोसफिकल थ्योरी की तरह नहीं होना चाहिए कि बड़ी बड़ी बातें तो बोल दी इसने, दर्शन तो करा दिए हमें बड़े बड़े, लेकिन जो है चीज़ें समझ में कम आ रही हैं, इसको एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह हमें तैयार करना है। तो उन्होंने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से अपना प्रियम्बल तैयार किया। वहीं अगर हम थोड़ा सा आयरनी देखें तो हमारा प्रियम्बल वर्ल्ड के उन 13 प्रियम्बल्स में से है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है पढ़ने में। और ये 13 कंट्रीज़, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े कंट्रीज़ अगर आप इमेजिन कर रहे हो कि इंग्लैंड होगा इसमें या ऑस्ट्रेलिया होगा इसमें, कनाडा होगा इसमें, अमेरिका तो है ही नहीं जैसे हम जान चुके हैं। इसमें बहुत छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं और इसमें इंडिया सबसे बड़ा कंट्री है। इंडिया, द ग्रेट रिपब्लिक ऑफ हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, मोजाम्बिक, कीनिया, पापा न्यू गिनिया, इस तरीके के देश, मोजाम्बिक, इस तरीके के देश हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो जब एजुकेशन सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ेंगी तो वहाँ पर फिर हम ये नहीं कह सकते कि भैया हमारा 83% जो यूथ है वो कंपनी में जॉब करने के लिए मिसफिट है। शशि थरूर ने ऐसा जो है क्लेम किया, एक रिसर्च में आया, उन्होंने एक रिसर्च को कोट किया था कि वो कहती है कि भैया 83% इंडियंस जो है वो नौकरी के लायक नहीं। कैसे लायक हो जाएंगे जब चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होंगी समझने में, तो कैसे लायक हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था जिसने कि प्रियम्बल को अपनाया। अब हमारा प्रियम्बल जो था वो बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था। हमने देखा जब हमें ये मौका मिला कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम बनाएंगे, तो उस समय जब इलेक्शंस हो रहे थे तो हमने देखा कि एक एक्सपर्ट कमेटी की बात हो रही थी। ये एक्सपर्ट कमेटी जिसमें जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो चेयरमैन कर रहे थे, गादगिल साहब थे इसमें, हुमायूं कबीर साहब थे इसमें, के.टी. शाह, के संथानम और बहुत सारे लोग थे इसमें। तो इनका पर्पस क्या था? इनका पर्पस ये था कि भाई जो हम बनाने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसमें हम डिस्कस क्या करेंगे, इसका एक रेजोल्यूशन तैयार कर लेते हैं। और इसीलिए एक्सपर्ट कमेटी ने एक रेजोल्यूशन तैयार किया और इस रेजोल्यूशन से इंस्पायर्ड होकर नेहरू जी ने 13 दिसंबर को वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया। और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो लिखा हुआ था उसकी मोटी मोटी बातें जो है हमें हमारे प्रियम्बल में देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती हैं? नेहरू जी ने कहा कि भैया हम एक ऐसा देश बनाएंगे जो सोवरेन होगा। सोवरेन हमें देखने को मिलता है जहाँ पर सारी पावर जो है लोगों से डराइव होगी। तो हमने देखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, डेमोक्रेसी की सारी बात हमें, रिपब्लिक की सारी बात हमें देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा जस्टिस होगा, जस्टिस सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल हमें देखने को मिल जाता है, लिबर्टी, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप हमें देखने को मिल जाता है। तो वो ज़्यादातर बातें जो हमारे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में हमने देखी वो हमें हमारे प्रियम्बल में देखने को मिलती। अब प्रियम्बल की बात करें तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है ही। आमतौर पर जब भी कोई लॉ बनाया जाता है तो उसका एक इंट्रोडक्शन दिया ही जाता है। ये एक यूनिवर्सल प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़रूरी ही है। आप याद कीजिए 1858 का एक्ट, जब 1857 का म्यूटिनी हुआ, अगर आपको मौका मिले तो आप देख सकते हैं कि वो बोल रहा है कि एन एक्ट की जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसको सुधारने के लिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन में कमियां उसको सुधारने के लिए, क्योंकि लोगों का यही कहना था कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी सही तरीके से एडमिनिस्टर नहीं कर पाई और इसी वजह से जो है अब हमें बदलना होगा। तो ये क्वेश्चंस आ भी चुके हैं कि भाई 1858 का एक्ट जो है उसका हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं था। वो बेसिकली जो है सुधार, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, जैसे फॉर एग्जांपल कि पुलिस को जो है वो स्टेट के कंट्रोल में सीधे तौर पर डाल दिया गया कि अब दोबारा से कोई म्यूटिनी ना हो, और हो तो पुलिस को बहुत ईजिली जो है वो मूव ऑन कराया जा सके।
तो वहाँ पर भी हमें एक जो है बेसिक इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो ये एक यूनिवर्सल सी प्रैक्टिस है कि हर लॉज, जब भी कोई लॉ बनाया जाता है तो उसके पहले एक इंट्रोडक्शन जो है वो दिया जाता है। अब ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बहुत सिंगल लाइन का भी हो सकता है, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ भी हो सकते हैं। जैसे कि ग्रीस की बात करें तो ग्रीस में बहुत छोटा प्रियम्बल, वर्ड का सबसे छोटा प्रियम्बल हमें देखने को मिलता है कि इन द नेम ऑफ गॉड, या अल्लाह के नाम पर हम अपना जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। वहीं बड़े प्रियम्बल की बात कर लें तो जो जैसे पाकिस्तान का प्रियम्बल है वो हमारे प्रियम्बल से थोड़ा सा बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है। वहीं अगर चाइना के प्रियम्बल की बात कर लें तो वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, जिसमें उन्होंने सारी हिस्ट्री लिखी हुई है, ये रिवॉल्यूशन हुआ पूरा, उसमें उन्होंने इतिहास लिखा हुआ है। तो ये बड़े भी हो सकते हैं और ये छोटे भी हो सकते हैं। और लैंग्वेज की बात तो मैंने आपको बताई कि हमारा जो प्रियम्बल है वो वर्ड के 13 कॉम्प्लेक्स प्रियम्बल्स में जो है वो आता है। आगे चलेंगे। बात करें कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, जैसे कि हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में देखा कि नेहरू जी ने कहा कि सारी पावर कहाँ से डिराइव होंगी, सारी पावर लोगों से डिराइव होंगी। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट, तो हम ये इस बात का फैसला ले रहे हैं कि इंडिया कैसा होगा, सोवरेन होगा। ये हमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में देखने को मिलता है। सोशलिस्ट, ये पहले हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं देखने को मिलता था, क्योंकि इसकी एक वजह थी, इसकी हम बात करेंगे। सेकुलर भी हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में नहीं देखने को मिलता था, आज देखने को मिलता है, इसकी भी वजह थी। डेमोक्रेसी और रिपब्लिक, ये सारा हमें वहाँ हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में देखने को मिलता है। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी की बात और फ्रेटर्निटी, भाईचारे की बात। इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26 नवंबर 1949 जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनली साइन किया और कुछ एक प्रोविजंस उसके जो हैं लागू करवाए। तो ये टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल है। इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रियम्बल की बात करें कि प्रियम्बल से हम क्या क्या इंटरप्रीट कर सकते हैं, प्रियम्बल से हम क्या क्या इंटरप्रीट कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर टेक्स्ट देख रहे हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इससे तो एक ये हमें समझ में आ गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बना कौन रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं हम। तो चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली हमने जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना और उन रिप्रेजेंटेटिव्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाकर हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। तो अल्टीमेटली सारी पावर हम में है। हम इनडायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, अगर वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं तो 5 साल में हम उनका तबादला कर देते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर ये भी ऑप्शंस होता है, रिकॉल जैसा ऑप्शंस होता है कि भैया किसी आदमी को जो है उसके ऑफिस से हटाया जा सकता है अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। जापान में, इक्वाडोर में, स्विट्जरलैंड में इस तरीके के प्रोविजंस हमें देखने को मिलते हैं। अब दूसरा ये बताता है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट की, सोवरेन होगा हमारा देश सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेसी यहाँ पर होगी, ये सारे वर्ड्स हम आगे देखेंगे। साथ ही साथ ये बताता है ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करेगा। वो अचीव करेगा जस्टिस, हर आदमी को, जो अंग्रेज़ हमें नहीं प्रोवाइड करा रहे थे। लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, हर तरीके की लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये अश्योर करेगी। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल जो है वो बनी रहे और यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो है नेशन की वो बनी रहे। तो ये ऑब्जेक्टिव्स बताता है। चौथी चीज़ ये हमें बताता है डेट, कि भाई हमने जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया है। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी, जिसमें हम खुद लोग हो गए, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, ऑब्जेक्टिव्स कि भाई जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, डेट 26 नवंबर 1949। नेचर जो है सोवरेन, सोशलिस्ट, इन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी हम सब आगे डिस्कस करेंगे। बस एक डेट की बात जो है यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास हमें दो कॉन्स्टिट्यूशन में 2 डेट्स देखने को मिलती हैं, एक 26 नवंबर, एक 26 जनवरी। तो 26 नवंबर 1949 वो दिन था जब 284 मेंबर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को साइन करा और फाइनली जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन से लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 वो दिन था जब हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी सारे प्रोविजंस, कुछ एक प्रोविजंस को छोड़ के जो पहले 26 नवंबर को लागू हो चुके थे, सारे प्रोविजंस लगभग उस दिन लागू हुए। 26 जनवरी हमने इसलिए चुना, वो लाहौर सेशन की बात है। 26 जनवरी 1930 जब हमने पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन किया, जो 1929 में जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके एवज पर। अब ये 2 डेट्स हमें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिलते हैं इसी तरीके से। जैसे कि वहाँ एक डेट होती है 17 सितंबर
और दूसरी डेट होती है 4 मार्च की। एक होती है 1787 की, एक होती है 1789 की। 2 सालों में, हमारे यहाँ तो बहुत कम समय है, उसके यहाँ 2 सालों का हमें देखने को मिलता है, क्योंकि उस बीच में वो रेटिफिकेशन होना था। रेटिफिकेशन इसलिए होना था क्योंकि वो एक फेडरेशन था, तो जो स्टेट्स थे उनसे वो कॉन्स्टिट्यूशन रेटिफाई कराया जाना था। देखिए प्रोविजंस उस समय 7 ही प्रोविजंस उन्होंने बनाए थे और 4 महीने में वो प्रोविजंस उन्होंने तैयार कर दिए थे। बहुत कम प्रोविजन उनके कॉन्स्टिट्यूशन में थे उस समय। इवन फंडामेंटल राइट्स की बात भी उस समय उनके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, वो बाद में ऐड की गई है। तो 2 डेट्स हमें 17 सितंबर 1787 और फिर 4 मार्च, जब वो रेटिफिकेशन होने के बाद फाइनली जब स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन को रेटिफाई कर देते हैं, तो 4 मार्च 1789 हमें देखने को मिलता है। तो इसी तरीके से 26 नवंबर 26 जनवरी जो है हमें देखने को मिलता है।